साथियों के द्वारा गाया लोकगीत सुना आनंद और अब आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। फिनोलेक्स पाइप्स। बदले सपने बदले बदले चाहे सारा, वहाँ कितनी वफा से साथ निभाए, फिनोलेक्स पाइप हमारा, फिनोलेक्स पाइप हमारा। फिनोलेक्स पाइप्स व्यावसायिक परीक्षा मंडल की प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 30 अगस्त को होगी। ऑनलाइन आवेदन www.mpionline.gov.in से भरें। अंतिम तिथि 31 जुलाई। अधिक जानकारी www.vyapam.nic.in पर। कुछ समझ में नहीं आता, आप क्या करें? जसमीत, फरहान, फ्रांसिस, शिरीन, टेंजिंग और हर्ष जैन, अब तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आ गई है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में उच्च शिक्षा के लिए ये स्कॉलरशिप उन अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने 12वीं कक्षा 50% अंक से पास की है। लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। जल्दी कीजिए, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in। आप हमारे खिदमत यानी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-112001 पर भी कॉल कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। मुख्य सचिव श्री एंटनी डीसा का संदेश। खुशी की बात है कि बालिकाओं के सामाजिक समावेश और आर्थिक उत्थान की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना में 20 लाख से भी अधिक परिवार जुड़ गए हैं। इस योजना को और अधिक प्रभावी, सरल और पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से अब आवेदन पत्रों को ऑनलाइन भरे जाने की सुविधा उपलब्ध है। इससे हितग्राहियों को राष्ट्रीय बचत पत्र के लिए कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। नई व्यवस्था में प्रकरण स्वीकृति के साथ ही हितग्राही को शासन द्वारा एक वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें बालिका हितग्राही को समय समय पर मिलने वाले सभी हित लाभों का उल्लेख होगा। इस सुधार में नवीन हितग्राहियों के साथ साथ पुराने हितग्राहियों के हितों एवं सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्हें भी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसके लिए हितग्राहियों को पूर्व में प्रदायी राष्ट्रीय बचत पत्र को परियोजना कार्यालय या खंड महिला कार्यालय को लौटाना होगा। अब भाई अपन सुनाइए भेंट वार्ता। भेंट वार्ता को विषय है सर्प किसानों का मित्र है। श्री गणेश मालवी सर्प मित्र से राजेश जी की यह चर्चा है, तो अपन यह चर्चा सुन लें। सर्प किसानों का मित्र है, सुने। किसान भाइयों, इस मौसम में काफी सर्प निकलते हैं, खेतों में भी निकलते हैं, घरों में भी निकलते हैं। इनसे सुरक्षा करनी हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारे बीच सर्प मित्र मौजूद हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गणेश मालवी है और मैं रतलाम जिले का एक छोटा सा गांव पिपलोदा, वहाँ पर एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और तकरीबन 9 सालों से मैं इस सर्प पर थोड़ा विश्लेषण, उनकी जो जानकारी है वो एकत्र कर रहा हूँ। अब चूँकि ग्रामीण एरिया से मेरा संबंध होने के कारण मैंने ये देखा है कि अपने पूरे भारत में मैक्सिमम जो खेती होती है वो गांव में होती है। जब गांव में खेती होती है तो किसानों का पाला भी ऐसे जहरीले और बिना जहर वाले सांपों से होता है। तो अभी का जो वर्तमान समय है, ये बारिश प्रारंभ हो चुकी है। अप्रैल से लेकर जून तक इनके निषेचन की प्रक्रिया होती है और जून के बाद 15 जून के बाद इनके अंडे जब ये फूटते हैं तो इनमें से सपोले बाहर आते हैं और अधिक मात्रा में मादाएं ये अंडे देती हैं। तो कुछ तो प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो जाते हैं और कुछ भटक जाते हैं, प्रकृति में विचरण करने के लिए चले जाते हैं। जब ये सपोले धीरे धीरे बड़े होकर जुलाई के माह तक पहुंचते हैं तो इनकी लंबाई तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट तक हो जाती है। हमारे मालवा क्षेत्र में ऐसी 10 प्रजातियां हैं जिसमें से तकरीबन 3 से 4 इतने खतरनाक जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने के उपरांत व्यक्ति का मरना तय है।
लेकिन अगर कुछ सावधानी अगर रखें और कुछ सुझाव में आगे दूंगा, अगर उसका पालन करें तो वो 100% में से हमारी मृत्यु की संभावनाएं कम हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि सांप जैसा सुंदर प्राणी मेरे ख्याल से सृष्टि में नहीं है, किंतु इसके भटकाव के कारण ये घरों में अपने खलिहानों से निकल करके अपनी सुरक्षा को देखते हुए आ जाते हैं। तो हमें इसे मारना नहीं है, किंतु इसको बचाना भी है, इसका संरक्षण भी करना है। साथ ही किसान भाइयों को भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खेतों में अपना काम करना है। तो ऐसे सर्प को दुश्मन समझते हैं, किसानों के लिए मित्र कैसे सिद्ध हो सकता है, और एक मित्र के रूप में इसकी प्रजाति को संरक्षित करते हुए किसान भाइयों को क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा कि एक मौत देने वाला जानवर किसान का मित्र कैसे हो सकता है। तो मैं आप किसान भाइयों से ये बोलूंगा कि सर्प जहां मौत का दूसरा रूप है, वहीं किसान भाइयों का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। क्योंकि जब किसान अपनी खेत में बुआई करता है तो बुआई से लेकर के फसल को पैदावार करने से लेकर मंडी में लाने तक उसका पूरा समय खेत में निकलता है। जब किसान खेत में अपना अन्न बीज बोता है, उसी समय से चूहे, पक्षी, छोटे मोटे जानवर ये उन दानों को खाने के लिए खेत में टूट पड़ते हैं। उस समय यही एक ऐसा जानवर होता है सर्प, जो किसान के मित्र के रूप में उभर कर बाहर आता है। वो आसपास के नालियों में, नालों में, बिलों में रहता है, जो चूहे बनाते हैं उसमें से वो निकलता है। उन बीज खाने वाले पक्षियों का हुआ, चूहे हुए या आपके छोटे जानवर है, उनका भोजन बनाता है और किसान भाइयों की बीजों से रक्षा करता है, उनकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी करने में मदद करता है। और अंतिम समय में जब फसल कट के तैयार होती है, उस समय भी इन्हीं जानवरों का प्रकोप बढ़ता है और वापस पुनः उसी समय ये सांप, सर्प किसान के मित्र के रूप में उभर के बाहर आता है। जैसे चूहे के बारे में हम कह सकते हैं कि चूहा जो है अनाज का काफी मात्रा खेतों में बिल बना के काफी नीचे तक अनाज जमा कर देता है और सब चूहे को खा जाते हैं। इस तरह से जो है चूहे का नियंत्रण होता है। ये एक पारिस्थितिक तंत्र है प्रकृति का कि हर जानवर के पीछे एक जानवर लगा है। तो कोबरा और दूसरे सांप भी अगर देख लिया जाए तो हमारे इस मालवा क्षेत्र में लगभग 80% जो हैं वो कोबरा हैं, जो काफ़ी जहरीले हैं, काले नाग जिसको हम कह सकते हैं। और इसका प्रकोप लगभग हमारे ग्रामीण एरिया में ज़्यादा है। आप सांप पकड़ते भी हैं? जी। किस तरह से पकड़ते हैं? सर, मेरा जो सांप पकड़ने का तरीका है वो पूरी तरीके से सांप को बिना नुकसान पहुंचाए घरों में से निकाल कर, या जहां भी सांप दिख जाता है जिससे इंसान का अगर लगता है कि खतरा, या तो वो सांप को मार देगा या सांप उसको काट लेगा, उस परिस्थिति में मैं उसको सुरक्षित तरीके से पकड़ के दूर जंगल में उसको छोड़ देता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्प से दवाएं भी बनाई जाती हैं, क्या बनाते हैं कि? नहीं, दवाई तो ये मेडिकल लाइन का मामला है। इसके अंदर मैं आपसे ये एक अच्छी बात आपने रखी है, तो इसको लेकर के मैं अपनी तरफ से ये बात कहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसान खेती करते हैं तो मेरे ख्याल से हर दूसरे या तीसरे दिन स्नेक बाइट के केस जिला अस्पताल में, तहसील मुख्यालय पर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर आते ही रहते हैं। जब सोयाबीन की फसल लगती है तो उस समय बारिश का मौसम होता है, जब खेतों में सब बिल बंद हो जाते हैं तो वो सर्प निकल के बाहर आते हैं और अचानक से किसानों का पैर पड़ता है और वो उनको बाइट कर लेता है। और जैसे ही जब कोई कोबरा या अन्य जहरीला सांप बाइट करता है तो तत्काल उसी समय उसको एंटीवेनम या उसकी प्रतिरोधक दवाएं मिलना जरूरी होता है। कोबरा के काटने के पश्चात तकरीबन 30 से 40 मिनट के भीतर अगर उसको निश्चित इलाज मिलता है तो बच जाएगा, वरना उसके बचने की संभावनाएं नहीं है। पर हमारे ग्रामीण एरियो में हर 5 या 7 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तो है, लेकिन कोबरा बाइट को लेकर के उसका एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। मेरा सर्प को काटने के पश्चात किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सांप को एक दहशत के रूप में लेते हैं और कहते हैं कि भाई सांप ने काट लिया है, चाहे वो पॉइजनिस्ट हो या नॉन पॉइजनिस्ट हो, उसके नाम से ही व्यक्ति हार्ट अटैक तक चला जाता है, चाहे उसके सांप में जहर हो या ना हो। तो मेरा आप किसान भाइयों से मेरा ये सुझाव है
कि अपना धैर्य बनाए रखें। अगर पैर पे या हाथों पर किसी सांप ने काट लिया है तो आप थोड़ा धैर्य बनाएं और देखें कि ये सांप कौन सा है। बाय द वे अगर मान लिया जाए कि कोबरा ने ही आपको काट लिया है, काला नाग ने, तो आप शांति बनाएं, अपना जो शरीर का टेम्परेचर है उसको बढ़ने ना दें, घबराएं नहीं, और सीधे तौर पर ये देखें कि अपना हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है। लगता है कि 5 किलोमीटर दूर है तो आप अपना साधन करें, अगर दूर है तो बड़ा साधन करें। और इसके अंदर एक प्राथमिक चिकित्सा आती है, वो मैं आपको एक सुझाव के तौर पे बोलना चाहूँगा कि आप अगर बड़े वाहन में बैठे हैं तो वो प्राथमिक चिकित्सा आप ले सकते हैं। किस प्रकार ले सकते हैं? उसमें ये देखना है कि शरीर के जिस हिस्से पर बाइट किया है कोबरा ने, वहाँ पर मांसल जो तकरीबन आधे से पौन इंच के दायरे में दांत आपको धसे हुए नजर आएंगे। वहाँ से छोटा सा एक ब्लड का बूंद आएगा जो तकरीबन 2 बारीक बारीक सी मतलब छेद होते हैं, उसके माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये कोबरा ने काटा है या किसी सांप ने काटा है। जब कोबरा काटता है तो व्यक्ति को मूर्छा आने लग जाती है और मूर्छा तकरीबन 10 मिनट के अंतराल में उसको आने लगती है। तो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो सबसे पहले तो वो घबराए नहीं, और जो साथ में अगर उसके कोई व्यक्ति लोग उसको बांधते हैं काट कर, हाँ, चीड़ा लगा के पूरे रस्सी से बांध देना चाहिए। पहले तो ये आपने सही बताया, क्योंकि हमारे शरीर का एक निश्चित क्रम है कि शरीर का जितना भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ चलता है और जो गंदा खून है वो हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट उसको साफ करता है और पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है। तो होता क्या है कि जब स्नेक बाइट करता है तो उस समय भी वो ब्लड उसी के माध्यम से चलता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि उस ब्लड में पॉइजन होता है, तो वो पॉइजन धीरे धीरे हार्ट की तरफ बढ़ता है। तो आपने ये बात अच्छी बताई कि जहाँ काटा है उससे तकरीबन 5 से 7 इंच ऊपर पट्टी से या छोटी रस्सी से उसको हल्का हल्का सा बांध दें। उसके बाद जहाँ पर बाइट किया है उसका एक छोटा सा मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ, उससे कोई नुकसान भी नहीं है और प्राथमिक चिकित्सा ये आपकी हो भी जाएगी। और जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले आपको 10 मिनट में ये प्रक्रिया करना है। उज्जैन में सर्प अनुसंधान केंद्र है, आप सर्प मित्र हैं, सर्प संरक्षण में आप किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बतलाइए। आपने बताया कि उज्जैन में सर्प अनुसंधान केंद्र है, तो सर वहाँ के मुकेश जी इंगले मेरे परम मित्र हैं और वो हमेशा से संपर्क में बने रहते हैं मेरे। अगर किसी प्रकार की अगर मुझे कोई समस्या या कुछ टेक्निकल आवश्यकता लगती है तो मैं उनसे बिल्कुल वाद विवाद करता हूँ, और अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर्पों का संरक्षण आगे किस हिसाब से करना है और आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है तो मैं उनसे हमेशा से राय लेता रहता हूँ। सर्प के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, थोड़ा बतलाएंगे ताकि हमारे किसानों के मन में जो संशय की स्थिति है वो न रहे। भ्रांतियों को लेकर के अगर अपन चर्चा करें तो सर हमारा हिंदुस्तान आस्था से बंधा हुआ है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में मेरे खुद के आंखों देखे 4 केस ऐसे हुए हैं जो भ्रांति को लेकर के जो बोलना चाहिए कि आस्था काटने के पश्चात, सांप का बाइट होने के पश्चात ग्रामीण उस मरीज को लेकर के विशेष प्रकार के ओटले पर बैठे रहते हैं, उस पर झाड़ फूक में समय बर्बाद करते हैं और 100 प्रकरण में से तकरीबन कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जो नॉन पॉइजनस सांप काटते हैं तो वो बच जाते हैं, तो उनकी आस्था उधर बन जाती है। लेकिन जब कोबरा काट लेता है तो वो उस ओटले से भी ठीक नहीं हो पाता है, तो उनकी भ्रांति ये हो पाती है कि यार भाई ये बंदा नहीं है। लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में जब इसको नाग के रूप में लेते हैं, भोलेनाथ का एक श्रृंगार है, नाग है, इसकी पूजा करते हैं लोग। जो कालबेलिए आते हैं उसको दूध पिलाना करना, जबरदस्ती उनको पूजा करना, तो ऐसा ये सब गलत है। और मैं कहता हूँ कि भाई सांप एक अच्छा सुंदर प्राणी है, उसकी रक्षा करें और उसको संरक्षण दें, न कि उससे भयभीत हो। बरसात जब शुरू होती है तो आम तौर पर जो सपेड़ा सांप को पकड़ते हैं, बीन बजाकर पकड़ते हैं, तो इसमें क्या भ्रांतियां हैं? क्या सांप आ जाते हैं उससे? नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। सपेरों ने हमेशा से इस भारत देश पे एक धार्मिक आस्थाओं को एक कैद करके रख रखा है। सपेरा जहाँ तक मैंने देखा है कि वो बीन जब बजाता है तो सांप उसके मूवमेंट पे ज़्यादातर ध्यान देता है। सांप के न तो कोई कान होते हैं और न किसी प्रकार के उसके श्रवण कोई ग्रंथि होती है। जब सांप जमीन पे रेंगता है तो तकरीबन 1 फीट से लेकर के 100 मीटर तक के दायरे की कंपन को वो महसूस करके उस डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चलता है। जब सपेरा सांप पकड़ता है
तो पकड़ने के पश्चात वो उसके दांत गिरा देता है। सबसे मतलब एक गलत काम तो ये करता है कि उसके दांत गिरा देता है। फिर उसके बाद दूसरा काम ये करता है कि उसको कैद करके रखता है। जब कोई त्यौहार आता है तो वो गली मोहल्लों में उसको नचाता है और बीन बजा करके ये बताता है कि भाई देखो ये सांप ऐसा है वैसा है, इस तरीके से नृत्य करता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो प्रताड़ित होता है। सेकंड ये होता है कि भाई सांप को सपेरे जो खास तौर पे ये करते हैं उनकी कमाई का साधन है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको जहाँ भी जिस तरीके से अगर कोई हेरिसमेंट अगर होता है इन एनिमल्स के साथ में तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें और उस जानवर को छुड़वाएं। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे? मेरा तो ये आपसे बोलना है कि सांप का अगर बाइट हो भी जाता है तो आप बिल्कुल अपनी धैर्यता बनाए रखें और नज़दीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाने से पहले एक छोटा सा प्राथमिक चिकित्सा यही होती है कि उसको डंस से ऊपर बांध लें, घबराएं नहीं और सांत्वना बनाए रखें और इस जानवर का संरक्षण करें, मारने की कतई कोशिश ना करें। इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चूहों का है, मेंढकों का है, छोटे पक्षियों का है, इनका नियंत्रण रहेगा, इकोसिस्टम मजबूत रहेगा तो हमारी पैदावार बढ़ेगी और ये हमारा मित्र बन के उभरेगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।